राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बंजारे की बेटी की कहानी जो हुई थी मैना के अंडे से पैदा। बंजारे की बेटी बनी रानी, रानी मैनावती की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बंजारा और उसकी पत्नी बंजारन रहते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास सुख सुविधाओं के सारे साधन थे। फिर भी बंजारा और बंजारन बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य, हकीम, पूजा पाठ उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए थे, फिर भी बंजारा और बंजारन को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। बंजारा तो अब हार मान चुका था कि उसे अपनी संतान ही पूरा जीवन काटना पड़ेगा, परंतु उसकी पत्नी बंजारन का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा प्रभु की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था कि भगवान उसकी विनती एक न एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सोनी गोद भर देंगे। बंजारा हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर भगवान की यही मर्जी है कि हम निसंतान ही रहें तो यही सही है। परंतु बंजारन बंजारे की एक नहीं सुनती थी। वह रोज बंजारे के काम पर जाने के बाद पूजा पाठ में लगी रहती थी और भगवान से उसकी सोनी गोद भरने की प्रार्थना किया करती थी। जो समय बचता था उसमें वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक बार की बात है, एक तोता मैना का जोड़ा उसकी छत पर आया और घोंसला बनाकर वहीं रहने लगा। घोंसले में मैना ने एक अंडा दिया था। तोता मैना रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। बंजारन रोजाना यह देखा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि तोता मैना का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर बंजारन बहुत परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक तोता मैना के वापस आने की राह देखी, परंतु तोता मैना फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आए थे। अब तो वह बंजारन ही तोता मैना के उस अंडे की निगरानी करने लगी थी। वह दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती रहती जैसे अंडे में पल रहा बच्चा खुद उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह हर रोज दुगना हो जाता था। यह देखकर बंजारन को अब डर लगने लगा था। एक दिन बंजारन ने देखा कि मैना का जो अंडा है वह तरबूज जितना बड़ा हो गया था। यह देखकर बंजारन डर के कारण घर से भाग गई, बंजारे को बुलाने चली गई। जब बंजारा उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़ककर उन दोनों के पैरों के पास आ गया था। अब बंजारे ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की निकली। बंजारे की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उस बच्ची को बंजारे की पत्नी ने अपने सीने से लगा लिया। वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए बंजारे और उसकी पत्नी ने उस बच्ची का नाम मैना रखा और अपनी बेटी उसे बनाकर उसका लालन पालन करने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैना का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया था। अब मैना को देखकर दोनों बंजारन और बंजारे पति पत्नी फूले नहीं समाते थे। समय बड़ा उनका सुखपूर्वक बीत रहा था और अब धीरे धीरे समय बीता तो मैना बड़ी हो गई थी। मैना बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न
और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता रह जाता था। एक बार की बात है, मैना अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोग से उसी समय उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैना पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत ही राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति जी, पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन है। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की मैना के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताई। अगले दिन ही राजा ने बंजारे को उसके पास उसकी बेटी मैना से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। बंजारा अपनी बेटी मैना का विवाह राजा से करने को तैयार हो गया। भला कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी रानी बने। अब बंजारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैना के तो भाग खुल गए। राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर बंजारे की पत्नी बंजारन भी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और खुशी खुशी उन्होंने मैना का विवाह उस नगर के राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब मैना राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। महल में आते ही रानी मैना का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना की सुंदरता की चर्चा होने लगी थी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैना तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। यह सब सुनकर बड़ी रानी मैना से जल भुन गई थी। अब तो राजा हमेशा मैना के आगे पीछे ही घूमता रहता था। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैना से ही सलाह लिया करता था। यह सब देखकर राजा की बड़ी रानी छोटी रानी मैना से और भी ईर्ष्या करने लगी थी। अब वह मैना को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यह सोचकर एक दिन बड़ी रानी ने मैना से पूछा और कहने लगी, मैना, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो। तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो। तुम्हारी जान किसमें है? मैना ने बड़ी रानी से कहा, दीदी, जैसे सभी इंसानों की जान उसके हृदय में होती है, उसी तरह से मेरी जान मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना, अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए मैना, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना बड़ी ही भोली भाली थी। वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को मैना ने अपनी सारी बातें बता दी। मैना ने बड़ी रानी को बताया कि दीदी, मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैना से कहा, मैना, फिर तो तुम्हारी जान बहुत सुरक्षित जगह पर है, लेकिन सावधान रहना। हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं और हमेशा जान का खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से अपने कक्ष में चली गई। मैना चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर राजा आ गया और मैना ने कहा कि राजा ने पूछा, रानी मैना, किन ख्यालों में खोई हुई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैना ने कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं
तो मुझे ना तुम जलाना मत। राजा ने कहा, रानी यह कैसी बातें कर रही हो मैना तुम आज। तब मैना ने राजा से कहा, महाराज मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूँ। तब रानी मैना ने राजा से कहा, महाराज जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और जरूरत का सारा सामान भी रखवा देना। तब राजा ने रानी मैना से कहा, बस रानी अब शांत हो जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने रानी मैना को गले लगा लिया। तब राजा ने देखा कि रानी मैना तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और रानी मैना का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां रानी मैना को घोल कर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज खुशखबरी है, छोटी रानी माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला उतारकर राजवैद्य को उपहार स्वरूप दे दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वह रानी मैना को और भी ज्यादा प्यार करने लगा, उसकी बहुत ही देखभाल करने लगा। यह सब देखकर बड़ी रानी और भी ज्यादा रानी मैना से जलने लगी। अब वह मैना को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी ने गोताखोर को बड़ी रानी के पास बुलवा दिया। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुम तुरंत मैना रानी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में ना हो तो तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें उस डिबिया के बदले में मुंह मांगा इनाम दूंगी। गोताखोर रानी की बात सुनकर मैनावती के मायके की तरफ चल दिया। रानी ने गोताखोर से यह भी कहा कि पर एक बात ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का सख्त आदेश पाकर गोताखोर जो मैना रानी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने जो घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही उधर छोटी रानी मैना की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर ने वह डिबिया महल में आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर छोटी रानी मैना की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर गले में पहन ली और जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना की जान बड़ी रानी के हाथों में थी। बड़ी रानी ने माला पहनते ही जो छोटी रानी मैना मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैना को देखकर कहा, महाराज अब हमारी रानी इस दुनिया में नहीं रही, छोटी रानी मैना की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही महाराज फूट फूट कर रोने लगे और पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री
राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, महाराज, अब छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। अब हमें छोटी रानी के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री, हम रानी मैना के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैना को बिस्तर सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से उसे घेर दो ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी छोटी रानी, दिल से प्यारी रानी की अंतिम इच्छा थी। अब मंत्री राजा की बातें सुनकर बड़ा हैरान था, परंतु राजा के आदेश का उसे पालन करना पड़ा। अब नगर के बाहर मैना रानी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। अब उस महल के आंगन में मैना को बिस्तर सहित लिटा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की चीजों को महल में रखवा दिया गया। रानी मैना की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा रानी मैना की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा छोटी रानी की यादों में खोया रहता। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया था। क्या वह फिर से जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने अपने दिल को समझा लिया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। राजा अब छोटी रानी मैना की याद में मैना के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा रानी मैना का मृत शरीर आंगन में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद राजा की गोद में ही वह बच्चा खेलने के बाद सो गया। राजा ने उस बच्चे को मैना की बगल में सुला दिया और महल से वापस बाहर निकल आया था। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से छोटी रानी मैना के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए रानी मैना के महल में जाने लगा। वह ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए भी ले जाने लगा। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद राजा उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। अब धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब वह बच्चा बोलने लगा था। अब वह बड़ा हो गया था और सारी बातों को भी समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैना की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी माँ यह है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था यह बच्चा रानी मैना का ही बेटा है। अब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा कि मेरी माँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैना की ओर देखा।
मैना तो बिल्कुल निष्प्राण लेटी हुई है, फिर वह बच्चे को कैसे पाल सकती है। राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे यह प्रश्न जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में क्यों सो जाती है। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना जब रात में जगी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी तब बच्चा अपनी माँ मैना से बोला, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अब भूख नहीं लग रही है। तब मैना ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? बच्चे ने कहा, माँ मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैना हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना से कहता है, माँ रोज दिन में राजा आते हैं, देखो ये सारे खिलौने राजा ही लाए हैं, वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार भी करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ और फिर राजा जो मुझे सुलाकर वापस चले जाते हैं। वह बच्चा मैना से कहता है, माँ राजा ने एक बात पूछने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था मैं अपनी माँ से पूछूं कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। मैना समझ गई कि राजा अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा राजा को सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना ने अपने बच्चे से कहा, बेटा अब की बार दिन में जब राजा आए तब उनसे कहना, बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी माँ मैना के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती है जिससे मेरा शरीर निष्प्राण हो जाता है और रोज रात में सोते समय महारानी वह माला उतार कर रख देती है, तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं राजा से अब की बार यह सारी सच्चाई बता दूंगा। अब की बार राजा आएंगे तो सारी बात जान जाएंगे। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना से कितनी ईर्ष्या करती थी, इसलिए वह मैना को मार डालना चाहती थी और आज मैना की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना जरूरी था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की एक योजना बनाई। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी हुई है, इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं महाराज, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी ने माला जो इससे वापस लेनी आसान नहीं है। फिर राजा ने बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना बनाई और अगले ही दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास पहुंचा
और बड़ी रानी से कहता है, हे रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर सकती हैं? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का मैं ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले ही दिन राजा सब बातें जो मैना के बच्चे से जब मिलने जाता है तो उसे सारी योजना समझा देता है। जैसे ही बड़ी रानी बेटा तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता और कहना, थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक कि रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतारकर तुम्हें ना दे दे। बच्चे ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं सब समझ चुका हूँ। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में लेकर जाता है तो महल के सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजा बड़ी रानी के पास जाता है और बच्चे को उठाकर बड़ी रानी के गोद में देता है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है। वह धरती पर लोट लोट कर जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है और जोर जोर से रोता है। तब राजमहल के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला की रट लगाए हुए रोता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माला नहीं मिली तो रोते रोते बच्चा अपनी जान न गंवा दे। तभी योजना के अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप क्यों बच्चे को जो ऐसी बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? देख नहीं रही हो आप बच्चा कितना रो रहा है? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए महारानी, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब राजा की बात सुनकर बड़ी रानी सोच में पड़ जाती है कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह माला बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस माला से भर जाएगा तब मैं तुरंत ही इस माला को ले लूंगी। बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर महाराज को दे दिया। राजा के हाथ में वह माला आ जाती है तो राजा तुरंत उस माला
जो मोतियों की होती है उसे लेकर रानी मैना के महल में आ जाता है और उस माला को रानी मैना के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैना रानी जाग जाती है। राजा तुरंत मैना को अपने गले से लगा लेता है। मैना राजा को सारी बात बताती है और कहती है, महाराज, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैना से कहता है, मैं सारा सच जान चुका हूँ रानी। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा और वह बच्चा भी महल से लाकर रानी मैना को दे देता है और अपने राजमहल वापस लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा को राजमहल आते देखती है तो राजा से कहती है, महाराज, आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, ना जाने अब कहाँ चला गया है। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी महाराज आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा भी आपके साथ भी नहीं है तो न जाने वह कहाँ चला गया है। राजा रानी से कहता है कि रानी, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। यह सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे दुश्मनों से मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दी हैं। आप कुछ दिनों तक उसी तहखाने में छुप कर रहिए। बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने रानी मैना के साथ जो किया तुम्हें उसकी सजा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है अब वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब फिर राजा जो है छोटी रानी मैनावती के महल में जाता है और रानी मैना और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ राजमहल वापस आता है। राजमहल में रानी मैना और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया। अब राजा रानी मैना को जो महारानी की उपाधि प्रदान करता है। अब राजा और रानी मैना खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे थे और बड़ी रानी को उसके किए की सजा मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।